हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे आज का जो ये सेशन हमारा हो जाएगा बिहार के ज्योग्राफी के संदर्भ में प्रश्न जो पूछे गए हैं बीपीएससी में, उन्हीं प्रश्नों का हम लोग सलूशन देखेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके बीपीएससी टीचर के लिए, सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है किसमें? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन हो जाएगा दाल उद्योग, और सी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना उद्योग, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा। और बिहार में जो अनाज आधारित उद्योग है यही इसका प्रभुत्व स्थापित करता है ना, यही प्रभुत्व स्थापित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए गंगा नदी का बेसिन जब हम लोग देखेंगे तो गंगा नदी यानी कि गंगा के उत्तरी बिहार की पार्ट की बात हम कर लें और फिर दक्षिणी बिहार के पार्ट की बात कर लें तो वहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जैसे में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यही गंगा का जो क्षेत्र आपको दिखेगा, यानी कि ये जो नदियां हैं ये नदियों के द्वारा जब गाद और यहाँ के बाढ़ के द्वारा जिस मिट्टी को छोड़ करके जब ये लौट जाते हैं तो लौटने के बाद यहाँ पे जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। यहाँ पर जैसे यहीं पे आपको बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी भी आपको मिलेगा, और खादर मिट्टी एकदम नवीन मिट्टी होती है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, और यही मिट्टी है जहाँ पे फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब बात हम लोग करेंगे कि अनाज आधारित उद्योगों की बात करें, जैसे बहुत एथेनॉल का उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा अनाज से ही एथेनॉल की जो प्रक्रिया है, जो इसका एथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है अनाज आधारित ही ये उद्योग बनाया गया यहाँ पर। तो बहुत सारे उद्योग जो हैं जो अनाज आधारित ही उद्योग है। जैसे में अगर हम लोग बात करें जैसे जैसे में हम लोग मखाना की बात करें तो मखाना जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन बिहार में होता है, बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और बिहार में अगर पूछे कि कौन ऐसा जिला है जहाँ पे मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वह हो जाएगा आपका दरभंगा। लगभग 85 से 90% जो है मखाना जो है बिहार के क्षेत्र में यहीं से प्राप्त किया जाता है, यहीं पे उत्पादन होता है, और ये क्या हो जाएगा? अनाज आधारित उत्पादन हो जाएगा। और इसी मखाना को जो मैथिली मखाना के नाम से जाना जाता है, जिसको बिहार सरकार ने जीआई टैग जो है वह प्रदान कर दिया, जीआई टैग प्रदान कर दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अनाज आधारित, ये भी हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें तो बिहार में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें सब्जी उत्पादन में पूरे भारत में बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा। जैसे आप नालंदा देखिए, पटना का क्षेत्र है तो वहाँ पे सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो पूरे भारत में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। यदि आपसे फल उत्पादन में पूछे कि फल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कितना हो जाएगा तो ये आपका छठा स्थान हो जाता है, छठा स्थान है। अब तो देखा जाए तो बिहार में स्ट्रॉबेरी, यहाँ तक कि एप्पल, अनार और ये सब की खेती भी होना शुरू हो गया है। जैसे औरंगाबाद के क्षेत्र में अगर देखेंगे वहाँ पे जो 5 दक्षिण बिहार में 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फल उत्पादन में तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे गन्ना उद्योग की बात हम लोग करें तो गन्ना उद्योग भी सबसे बड़ी एक उद्योग है। यहाँ पे चीनी मिलों की भी संख्या एक समय में सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसकी समस्या जो है वो बढ़ गई है। लेकिन गन्ना उत्पादन की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में इसका खेती जो है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
मोतिहारी, बेतिया, शगौली का क्षेत्र जो है यहाँ पे अभी भी अनाज आधारित जो है यह उद्योग सबसे ज़्यादा डेवलप है और देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बिहार में देखिएगा, बिहार मधु उत्पादन में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। मधु मतलब कहे तो शहद, शहद उत्पादन में प्रथम स्थान है बिहार का। बिहार का प्रथम स्थान हो जाएगा बिहार का। जैसे में अगर हम लोग लीची उत्पादन की बात करें तो लीची उत्पादन में बिहार 71% लीची का उत्पादन करता है, लीची उत्पादन करता है। और मेहसी यानी कि मुजफ्फरपुर के क्षेत्र जो है और मेहसी का जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन यहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। जैसे पूरी दुनिया में अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन और सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन जो है वह चीन करता है सबसे ज़्यादा। यानी पूरी दुनिया में चीन जो है यह चीन सब्जी के मामले में है ना, और फल के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है। और दूसरा स्थान अगर पूछ दे तो दूसरा स्थान आपके भारत का हो जाएगा, यहाँ पे भारत का हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए तो इसका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग क्या है, मुख्य हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पर कहता है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए में सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, बी ऑप्शन है मधेपुरा, किशनगंज, सिवान है, सी ऑप्शन है किशनगंज, मधेपुरा, सिवान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे आरोही की बात, तो आरोही का मतलब यहाँ पे होता है, आरोही और अवरोही में अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आरोही का मतलब होता है ना, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, इसका मतलब होता है अर्थ जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या है, बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही बोलते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। जैसे 10 9 8 7 5 है ना, 5 4 3 2 1 इस तरह से घटते क्रम में। तो अवरोही का जो अर्थ है, अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में। जैसे 9 8 7 6 5 4 etc इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल कहता है कि निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या हो जाएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ। तो जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए 10 सालों में अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 25.07% की वृद्धि हुई है। जैसे 2001 से लेकर के 2011 के बीच में यानी कि 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ, तो 25.07% हो जाता है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ, सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुआ वह आपका मधेपुरा में होता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जैसे में हम लोग अगर बात करें, है ना, तो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में बताइए। तो बढ़ते क्रम में इसका आंसर ए हो जाएगा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, यानी कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है, सबसे ज्यादा। जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए कहते हैं सिवान में कितने प्रतिशत, तो सिवान में हुआ 22.7%, किशनगंज में हुआ 30.40% और मधेपुरा में हुआ 31.12%। यानी कि क्या है, ये बढ़ रहा है ना। आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ रहा है 22%, 30%, 31%, है ना। ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में, है ना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। मधेपुरा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला। अगर पूछे सवाल कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, तो मधेपुरा हो जाएगा। और पूछा गया सवाल है, ये बहुत VVI है ये प्रश्न, है ना, पूछा गया सवाल है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा राज्य हो जाएगा।
तीसरा राज्य है बिहार। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार तीसरा राज्य है, तो पहला जो राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा फर्स्ट, और सेकंड जो है वह आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र दूसरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक बड़ा राज्य हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की, तो पूरे भारत में यानी कि राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। पूछा जाए कितना है तो 1106 हो जाएगा। और यही सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो ये हो जाएगा शिवहर जिला। शिवहर जिला में जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व जो है या जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? शिवहर में है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व आपका 1106 हो जाएगा, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा सवाल, देखेंगे हम लोग। यहां पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। माउंट सेंट हेलेंस है या मोना लोआ है या हले है ना, हले अकाला है, उपरोक्त में से है ना एक से अधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या आंसर हो सकता है इसका, है ना? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का बी आंसर है, मोना लोआ हो जाएगा, है ना। मोना लोआ जो पहली बार ये फूटा है ना, ये हो जाएगा आपका मोना लोआ। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र है आपका, है ना, हवाई द्वीप में मोना लोआ। तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं जो करंट के संदर्भ में भी है। चलिए, मोना लोआ जिसका अर्थ होता है हवाईयन में लंबा पहाड़, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी। और यह कहता है कि यह 2035 वर्ग मील यानी कि 5271 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह 5 ज्वालामुखियों की श्रृंखला में से एक है जो हवाई के बड़े द्वीप का निर्माण करता है, जो हवाई के बड़े द्वीप का निर्माण ये करता है ना। पूछा जा सकता है मोना लोआ करंट में था तो सबसे ज़्यादा उस समय इसका प्रभाव देखने को मिला, इसीलिए सवाल पूछा गया है। मोना लोआ जिसका अर्थ होता है हवाईयन में एक लंबा पहाड़, एक लंबा पहाड़ यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ये मोना लोआ। और यह 2035 वर्ग मील है यानी कि 5200 है ना 71 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यह 5 ज्वालामुखियों का एक श्रृंखला में से एक है जो हवाई के बड़े द्वीप का निर्माण करता है, मोना लोआ यह करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? किस नदी से जुड़ती है? क्या अम्मू दरिया से जुड़ती है या काबुल नदी से जुड़ती है या हेलमंद नदी से जुड़ती है? उपरोक्त में से है ना एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा इसका आंसर, है ना? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, काबुल नदी हो जाएगा। जैसे सिंधु नदी का जो सहायक नदी है, तो सहायक नदियों में आप देखते होंगे ये हो जाएगा आपका झेलम, है ना, झेलम हो जाएगा, झेलम चिनाब, रावी ब्यास, झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज। बार बार पूछा जाता है ये सब चीज़ें, है ना। तो झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाता है, यहाँ पर इसकी सहायक नदी है। और यहीं पर कहता है कि अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये काबुल नदी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर बी है। चलिए यहाँ पर कहता है कि सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी, सिगार, गस्टिंग वद्रांस
अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और शंगर है, और ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी नदियों का उद्गम जो है सुलेमान श्रेणियां है। और यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के यह गिर जाती है। अरब सागर में जाकर के यह गिर जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? जिसे 1973 में शुरू किया गया था, क्या होगा इसका आंसर? प्रोजेक्ट टाइगर है या लायन प्रोजेक्ट है, सुंदरवन परियोजना है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ए, आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो बाघ प्रोजेक्ट की बात है ना, बाघ प्रोजेक्ट की बात है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को देश में बाघ, तो बाघों का वैज्ञानिक नाम पैथेरा टाइग्रिस हो जाता है, की आबादी बढ़ाने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया यहाँ पर। और बाघ परियोजना जो है ये शुरू किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें तो आप देखिएगा कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में कितना है? तो बाघों की संख्या अगर हम लोग बात करें 2022 आंकड़ा के अनुसार तो 3600 है ना 82 हो जाएगा। 2022 आंकड़ा के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा बाघों की जो संख्या है वह मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 786 हो जाएगा। और ये सवाल अगर बिहार के संदर्भ में पूछे तो बिहार से पूछता है कि बिहार में बाघों की संख्या कितना है। बिहार में बाघों की संख्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है 54 हो जाएगा। बिहार में बाघों की संख्या कितना है? 54 हो जाएगा। यानी कि भारत में 70% से कहीं ज़्यादा बाघ जो है भारत में निवास करते हैं, और भारत इसका मूल स्थान कहा जाता है बाघों का। तो इस परियोजना के शुरुआती वर्षों में भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। वर्तमान में भारत में 18 बाघ रेंज राज्यों में से, और ऐसे में 54 रिजर्व स्थित हो जाता है। 54 है ना। यानी कि इस परियोजना के शुरुआती वर्षों में भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो भारत के 18 बाघ रेंज राज्यों में 54 रिजर्व स्थित हो गया है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट है 6ठा नंबर। यहाँ पर कहता है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्षोभ मंडल के बारे में कह रहा है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। बी, सी, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हम लोग देखिए, कहता है कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये सत्य कथन हो जाएगा सी, इसका आंसर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर हो जाएगा। 13 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 13 किलोमीटर हो जाता है। जैसे में सबसे पहला अगर हम लोग परत की बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ये आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के बाद जो है ऊपरी इसके परत जो है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल कहते हैं। इसके बाद जो ऊपरी परत है उसी को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल कहा जाता है। और मध्य मंडल के बाद जो है इसको हम लोग ताप मंडल कहते हैं। ताप मंडल। और ताप मंडल के ऊपरी मंडल को हम लोग वहिर मंडल कहते हैं। वहिर मंडल कहा जाता है।
और इसी क्षोभ मंडल में ही आंधी तूफान सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे बेहतरीन जो वायुयान चलाने का जो अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, जो अनुकूल जो स्थितियां हैं, इसी समताप मंडल में है वायुयान चलाने का ये पूछा जाता है ना, जिसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर 13 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, 13 किलोमीटर है ना। इसमें यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, जैसे में यहाँ पे आइए, यहाँ पर कहता है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई की बात करें तो यह विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा संवहन यहीं पे किया जाता है। इस संस्करण में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं और मौसम में परिवर्तन इसी संस्करण में होता है। इस संस्करण में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह घट जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्करण है। कौन सा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? क्या लॉरेंशिया कहते हैं, या गोंडवाना लैंड कहते हैं, या प्रशांत महासागर कहते हैं? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 7 नंबर देखिए, तो इसका आंसर आपका 7 का बी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। इसका आंसर बी है, गोंडवाना लैंड हो जाता है ना। यही है पेंजिया, है और पेंजिया है ना, यानी कि 250 मिलियन ईयर्स एगो पूर्व की बात है। उस समय सारे जो प्लेट थे एक ही प्लेट में सब जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में एक हलचल की वजह से यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं और एक को अंगारा लैंड कहते हैं, जो हम देख सकते हैं लॉरेंशिया है ना, और ये हो जाता है गोंडवाना लैंड। यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि पेंजिया के विखंडन का दूसरा चरण जो है क्रेटेशियस काल यानी कि 150 से 140 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जिसके कारण विशालकाय गोंडवाना महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के स्वरूप में कई खंडों में इसका बंटवारा हो गया। ये बट गया, कई खंडों में ये बट गया। नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है किसके निकट स्थित है? क्या वह सहारा रेगिस्तान है, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, या अमेजन का बेसिन है, या उपरोक्त में से एक से अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? है ना, तो 8 का आंसर हो जाता है बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, इसी के निकट यह स्थित हो जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सबसे नजदीक में है ना। आर्कटिक ओशन यहाँ पर दिख रहा होगा, आर्कटिक ओशन भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे अंटार्कटिका भी दिख रहा होगा, और यही है। इस मैप को जरूर लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अटलांटिक महासागर है जिसका आकार एस आकार का है ना, पूछा जाता है कि कौन सा महासागर एस आकार का है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो भारत का ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है, ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, यह पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, महासागर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका एक तरफ से अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ से पश्चिम में देखें तो पैसिफिक ओशन के साथ इसका सीमा है जो जुड़ा हुआ, यानी कि इसी दोनों के बीच में यह स्थित हो जाता है ना। चलिए
यहाँ पे है कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर और अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर में दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है और अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है और यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। यहीं पर कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो या सूर्य जब दक्षिणायन है ना, तो वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। कुंभकर्ण वाला जो कहानी है ये यहाँ पे साबित हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर देखिए, यहाँ पे कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। किन राज्यों की सीमाएं जो हैं वह मिलती हैं भारत के साथ है ना। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? क्या अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर मिजोरम है? बी ऑप्शन में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर मिजोरम। ऑप्शन सी मणिपुर मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर मिजोरम हो जाएगा, है ना। जैसे 7 सिस्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो 7 सिस्टर ऐसे दिया हुआ है, तो यही वाला क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड और नागालैंड के बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद ये मिजोरम है ना। ये मिजोरम है जिसका सीमा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये भारत के राज्य हैं जिनका सीमा साझा करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और ये अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये सीमा यानी कि 3 देशों के साथ इसका सीमा साझा करता है। जैसे ये हो गया भूटान के साथ इसका सीमा साझा करता है, दूसरा चीन के साथ इसका सीमा साझा करता है और तीसरा सीमा साझा करता है ये हो जाएगा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य जो जिनकी सीमा सटती है वो हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएंगे। यही है जिसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर कहता है कि 4 उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और दोनों देश धार्मिक और भाषाई और जातीय संबंधों की विरासत साझा एक दूसरे को करता है। नेक्स्ट और लास्ट ये सवाल हो जाएगा, है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भीतियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। कौन सा हो जाएगा? क्या मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा? क्या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा? या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर ए है, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जब हम लोग भारत और श्रीलंका यानी भारत का जो पड़ोसी जो देश है उन पड़ोसी देशों की संख्या 9 है और जिनका जमीन से बाउंड्री सटता है उनकी संख्या 7 है और जिसका सीमा समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है उसका संख्या 2 है। एक श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा मालदीव हो जाएगा और मालदीव एशिया का सबसे छोटा कंट्री हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा श्रीलंका के मध्य में जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, ये मन्नार की खाड़ी है और यही पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि इन दोनों के बीच स्थित है, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य में। और गल्फ और जो मन्नार है यही भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। यही दोनों को अलग करता है मन्नार की खाड़ी, है ना। यही दोनों को अलग करता है मन्नार की खाड़ी जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ मन्नार। ये इंडिया हो जाएगा, ये भारत है ना, ये भारत है और ये हो जाएगा श्रीलंका, ये श्रीलंका है। और यहीं पर एक जल संधि है जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं और यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार है और यही गल्फ ऑफ मन्नार जो है भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है।
दोनों को यह अलग करता है। और श्रीलंका का राजधानी क्या है? कोलंबो हो जाएगा। श्रीलंका का राजधानी कोलंबो है ना। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, मतलब 5.8 मीटर यानी कि 19 फीट औसत गहराई के साथ हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक बड़ी उथली ये खाड़ी हो जाता है। और यह कोरोमंडल तट क्षेत्र में भारत के दक्षिणी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित वाला क्षेत्र हो जाता है। और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका तट के पास मिलने वाले मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मोती सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए यहाँ पे मोतियों के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है मन्नार की खाड़ी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। एक बार ज़रूर अपने साथियों के बीच में, दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करें, है ना। और कमेंट्स भी करते रहें ताकि आपको जो लगता है ना, उसके सिलसिले में हम लोग बात भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।